अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। किधर हो तुम? पापा, पार्टी मीटिंग में हूँ। हैरियत, अजहान ने फ़ोन पर बताते हुए पूछा था। तुम्हें पता है अजहान, इलेक्शन सर पर है और तुम ये क्या लड़कियां उठवाते फिर रही हो? कोई स्कैंडल नहीं चाहता मैम, मुझे ये सीट हर हाल में चाहिए। मैं कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता मजीद। हयात मलक ने उसे पार्टी का टिकट कितना अहम है बावर करवाया था। पापा, आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? इस बार भी जीत हमारी ही होगी। जानता हूँ, अपने शेर पर पूरा यकीन है मुझे, मगर जो भी करो बड़ी राजदारी से करो। मीडिया बुखलाया हुआ है, हर वक्त की टो में है। किसी भी किस्म का कोई भी रिस्क ना लेना, उन्होंने उसे समझाया था। पापा, कुछ नहीं होगा। दो चार कुत्तों के भौंकने से पहले कोई फर्क पड़ा है? जो अब पड़ेगा, उसने हंसते हुए कहा था। जो भी करना है इस लड़की के साथ जल्दी करो और मामला रफा दफा करो। जी पापा, डोंट वरी, आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, उसने ताबादारी से कहा था। और ये कुछ माह के लिए दूसरी औरतों से किनारा कशी एहतियात कर लो। 10 दिन बाद शादी है तुम्हारी, ठीक कर लो खुद को, वरना फिर तुम्हारी माँ मुझे नहीं बख्शेगी अगर उसकी बांझी पर कोई आँच आई तो, उन्होंने उसे फिर से समझाया था। और शादी का नाम सुनकर अजान की आंखों के सामने जारा का चेहरा लहराया था। वो खो गया था पल में इन रोती डूबती हुई आंखों में। अजान, तुम सुन रहे हो ना? हेलो? जी पापा, डोंट वरी, हरीम की खुशियों पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इंशाल्लाह, उसने कहते हुए फोन रखा था और हक नवाज को कॉल मिलाए थे। जारा ठीक है हक नवाज? गैर इरादी तौर पर उसने उसकी कॉल उठाते ही पूछा था। जी छोटे मालक, फकीरा जा रही है उसके पास, हक नवाज ने इतला दी थी। उस नहीं, उनके पास। इज्जत, हक नवाज इज्जत से बुलाओ उसे। क्या? क्या था मैंने तुम्हें? क्या कहा था मैंने तुम्हें? वो तुम्हारी नई बेगम साहिबा है। जी छोटे मलक, हक नवाज ने थूक निकला था। जाओ और उसकी हालत के बारे में मुझे फोन करके इतला दो, मैं घंटे तक पहुंच जाऊंगा फार्म हाउस, उसने उसे बताते हुए कॉल डिस्कनेक्ट किए थे। लंगड़ी शेरनी, एक पल भी किसी काम में दिल नहीं लग रहा मेरा, उसने लंबी सांस लेते हुए कहा था। यू आर द लाइट, यू आर द नाइट, यू आर द कलर ऑफ माई ब्लड। वो हेडफोन कांस लगाए फुल आवाज में एली गोल्डिंग को सुन रहा था। आरा त्रिचा बैठा हुआ कोका कैन हाथ में पकड़े अभी सिर्फ लिया ही था कि फोन की बेल हुई थी। शायरी का नंबर देखा उसने, एक्साइटेड होते हुए कॉल रिसीव किए थे। हाँ बोलो शायरी, क्या प्रोग्रेस है? उसने कहा था। सर, उनका नाम अमल दुरैद है। 3 बहनें हैं, जारा दुरैद, अमल दुरैद और अलीहा दुरैद। माँ बाप नहीं है और ये दूसरे नंबर पर है। शायरी ने जमाशुदा इंफॉर्मेशन अरहान के सुपुर्द किए थे। क्या वो शादीशुदा है? उसने डरते हुए पूछा। नो सर, उनमें से किसी की शादी नहीं हुई, बड़ी दोनों बहनों में 1 साल का फर्क है बस। यू मीन जारा और अमल में? जी सर, और सबसे छोटी अलिया है, वो शायद किसी बीमारी में मुबतला है। हाँ, थैलोसीमिया, बचपन से ही वो उसका शिकार है, शायरी ने याद आते हुए कहा था। ओ सैड, इसका मतलब वो जो हॉस्पिटल में थी वो उसकी बहन थी, अरहान ने सरगोशी में कहा था। क्या सर, आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए? नहीं, इतनी काफ़ी है, और अगर तुमने पापा को बताया ना इस सब के बारे में तो नौकरी से तो जाओगे, साथ जान से भी। अरहान ने उसको धमकी दी थी। नो सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, शायर ने डरते हुए कहा था। सोच लो अच्छे से, तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड हादसा खराब है, उसे फिर से उसे डराया था। वो तो सानी इंसिस्ट किया था इसलिए मुझे बताना पड़ा, ना बताता तो वो मुझे मार देते, उसने घबराते हुए कहा था। इस बार मेरे हाथों मरोगे और अगर जिंदा बच गए तो तुम्हारी लगाई गई गोलगप्पों की रेडी में से गोलगप्पे जरूर खाने आऊंगा, क्योंकि फिर तुम्हारे पास एक यही बिजनेस बचने वाला है। अरहान ने फिर से उसे डराया था और शायरी के तो पसीने छूट गए थे खुद को गोलगप्पे बेचते देखकर। ओके सर, मैं रखता हूँ, क्या उसने खटक से फोन रखा था। डरपोक कमीना, अरहान ने फोन को देखकर कहका लगाया था। अम्मल दुरैद, क्या नाम है यार। अम्मल अरहान कबीर मलक, साउंड परफेक्ट, उसने बेदयानी में लब्बू से जुमला मुकम्मल किया था। नो, इट वाज जस्ट जैलसिम, वो और मैं एक नेवर। वो अमर दुरैद ही ठीक है, उसने पल्ला झाड़ रहा था अपने ख्यालात से। 1 मिनट, वो शादीशुदा नहीं है तो किसी गैर की बाहों में क्या कर रही थी? उसे सोचकर गुस्सा आया था कि वो किसी नामहरम के सीने से लगी हुई थी। अमल दुरैद, उसने ऊंची आवाज में कहते हुए अपना लैपटॉप उठाकर बेड पर मारा था। कितनी हिम्मत है ना तुम्हें,
ارحان کبیر ملک کے جسموں کو ہوا دے کر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کی باہوں میں پناہ ڈھونڈے، اپنے آنسو بہائے، اس کے دامن میں اپنا غم ہلکا کیا۔ تمہیں تو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا میں، وہ غصے سے اٹھا تھا۔ تم بچو اب عمر دریل مجھ سے، اب کوئی ارحان کبیر ملک کو سمجھانے کہ یہ بس جیلسی نہیں ہے۔ فقیرہ نے ٹرے میں کھانا رکھا تھا اور کچھ جوس اور دودھ، اور پھر وہ سب لیے زارا کے کمرے کی طرف بیٹھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے زارا بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اسے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر گلاس میں پانی ڈال کر اس پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ وہ ہوش میں آئی تھی۔ فقیرہ کو دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ پلیز فقیرہ آنٹی، مجھے جانے دے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، میری بہن کو میری ضرورت ہے۔ وہ وینٹیلیٹر پر ہے، پلیز، اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے۔ دیکھ میری سونی، یہ کھا لے، اگر تو نے یہ نہ کھایا تو چھوٹے ملک مجھے جان سے مار دیں گے۔ میری دی، یہ لے۔ فقیرہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ آنٹی پلیز، اس نے فقیرہ کے پاؤں پکڑے تھے۔ یہ لے کھا۔ فقیرہ نے اپنے پاؤں پیچھے کر کے نوالا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ نہیں کھا سکتی میں، کیسے اترے گا نوالا حلق سے؟ میری سانسیں تکلیف میں ہے فقیرہ آنٹی، آپ کا کوئی تکلیف میں ہو تو آپ کھا سکیں گے کچھ؟ نہیں نا، خدا کے لیے مجھے جانے دے۔ اس نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے پھر سے اس کے پاؤں پکڑے تھے۔ دیکھ دی، میں مجبور ہوں، میں کیسے جانے دے سکتی ہوں تجھے؟ تو دعا کر سونے رب سے، وہ چنگیاں کرے گا۔ فقیرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کو اس کی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ فقیرہ، کچھ کھلایا بیگم صاحبہ کو؟ حق نواز نے کمرے میں انٹر ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ حق نواز انکل، پلیز مجھے جانے دے، ایک بار مجھے علیہ سے ملنے دے، مجھے اپنا لمس سونپنے دے اسے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، میں خود آؤں گی یہاں پلیز۔ وہ حق نواز کے آگے روتے ہوئے التجا کر دے۔ میں نہیں کر سکتا ایسا، اس نے اس کے آنسو سے بڑی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا اور پھر نظریں جھکا لی تھے۔ اس بہت سے نہ کہہ کچھ، یہ تیری مدد کچھ نہیں کرے گا۔ فقیرہ نے حق نواز کی طرف حقارت سے دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم چپ رہ اور بیگم صاحبہ کو کھانا کھلا۔ حق نواز نے فقیرہ سے کہا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا دی کہ یہ نہیں کرے گا تیری مدد، میں نے زندگی گزاری ہے اس مر جانے کے ساتھ، یہ تو اپنی اولاد کو بھی حلال کر دے ملکوں کے واسطے، تو پھر اجنبی ہے۔ فقیرہ کا لہجہ تل ہوا تھا۔ او تو بڈھی ہے تو میری بڈھی بن کر ہے، ذرا زبان نہ چلا، نہیں تے ہتے ہی گولی مار دوں گا۔ حق نواز کا لہجہ تل ہوا تھا۔ حق نواز انکل، میرے بابا نہیں ہے اس دنیا میں، ہوتے تو بالکل آپ جیسے ہوتے، میری ماما نہیں ہے اس دنیا میں، ہوتی تو فقیرہ آنٹی جیسی ہوتی ہے، آپ دونوں میرے ماما بابا کی جگہ۔ مجھ یتیم کی التجا سن لے پلیز انکل، ایک بار آخری بار ملا دے اسے پلیز پلیز۔ اب وہ جھک کر حق نواز کے پاؤں پکڑ تھی۔ فقیرہ کی آنکھوں سے آنسو لڑوں کی طرح گرے تھے۔ حق نواز، رب سونا بہت ناراض ہوگا ہم سے، تجھے نہیں پتا یتیم کی عرش ہلا دیتی ہے۔ فقیرہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ رو تو حق نواز بھی رہا تھا، ہر شخص اپنی بھی جگہ پر مجبور تھا، حق نواز بھی مجبور تھا، ملکوں کی وفاداری کی بیڑیاں جو بندھی تھی پاؤں میں۔ دیکھ حق نواز، ویسے بھی اب ہم بڈھے ہو گئے ہیں، مرنا تے ہے ہی ہے، کچھ کیوں نہ کچھ چنگا کر جائے۔ فقیرہ نے برائبی آواز میں کہا تھا۔ پلیز حق نواز بابا۔ زارا درت نے روتے ہوئے پھر سے التجا کی تھی اور حق نواز اس کے بابا کہنے پر ہی واری ہو گیا تھا۔ اپنا کامتا وہ ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا تھا اور اسے اپنے قدموں سے اٹھایا تھا۔ چل میری تھی، تیرے بابا تجھے لے کر جائے گا۔ حق نواز نے برائبی آواز میں کہا تھا۔ رب نے مشکل آسان کر دی تھی زارا درت کی۔ فقیرہ نے حق نواز کے فیصلے پر خوشی سے آنسو صاف کیے تھے۔ چادر دے فقیرہ دی کو، اس نے فقیرہ کو حکم دیا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب کو گھنٹہ لگے گا، تب تک میری دی تو ہسپتال پہنچ جائے گی۔ فقیرہ تو کھڑکی کا شیشہ توڑ دے، ہم کہیں گے کہ دی بھاگ گئی ہے، اور تو میری دی تو اپنی بہن سے مل کر کہیں غائب ہو جانا اور پھر کبھی ملکوں کے سامنے نہ آنا، یہاں میں سب سنبھالوں گا۔ حق نواز نے سارا لائل احمد بتایا تھا۔ فقیرہ نے اپنی بڑی سی چادر اڑائی تھی زارا کو، اور حق نواز اسے پچھلے دروازے سے لے کر گیا تھا۔ وہ حق نواز کے ساتھ رکشے میں بیٹھی ہوئی سارے راستے آنسو بہاتی گئی تھی۔ حق نواز اسے سارے راستے تسلیاں دیتا رہا تھا۔ ہسپتال کے گیٹ کے آگے اس نے اس کو اتارا تھا۔ جا میری سونی دی، رب تیرے حق وچ چنگیاں کرے، اس نے زارا کے ساتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو حق نواز بابا، اس نے اس کے گلے لگتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا۔ جلی نہ ہونا، تیرا بابا تیرے نال ہے ہمیشہ، اس نے کہتے ہوئے ہسپتال جانے کا کہا تھا اور اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ ایمرجنسی کی طرف دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آئی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تازہ ہوا میں آج اسے پہلی بار آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ وہ ایمرجنسی کے دروازے کے پاس آ کر رکے تھے۔
सामने हालते मर्द में नन्हा वजूद पे लाहट लिए पड़ा हुआ था, होश हवास से बेगाना। मेरी जान, ज़ोरा दुरैत ने अपने मुंह पर हाथ रखा था। उसकी हालत देखकर अपनी सिसकी रोकनी चाही थी। कायनात ठहर गई थी, सफर रुक गया था, कदम लड़खड़ा गए थे, सांसें बेमोल होने लगी थी। शहर से शाम तक का सफर तय हुआ था, मुलाकात का लम्हा आम पहुंचा था। इब्तिदा या फना दोनों में से एक अमल दोहराया जाना था। अब अमर यकीनी था अब, और खुशबू पहचान थी। दोनों के दिल एक दूसरे के कदमों की चाप, लम्स और खुशबू को पहचानते थे, सैकड़ों मीलों की दूरी से भी। एक वजूद पैर पर था, दूसरा दरवाजे के उस पार। नन्ही रूह सुबह से इंतजार के धाने पर थी, और फिर चुपके से सूर फूंका जाने लगा था। इर्द गिर्द धुआं बनने लगा था, आंखें धुंधलियाने लगी थी। लिहा, जाया दुरैत की रूह ने तरफ पर कहा था, और बोझल कदमों से उसकी तरफ बढ़ती। उसे अपने लम्स का एहसास दिलाने, और नन्ही रूह तो कब से इस जिस्म के पिंजरे से आजाद होने के लिए इस लम्स की प्यासी ही तो बैठी थी। सुनिए साहब, पाक और राह के रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, खासतौर पर वो जो सेंचे की होती है अपने हाथों से, जो बगैर किसी गर्ज के इस नन्हे पौधे की तरह पानी देकर परवान चुराए जाती हैं, एक तनावा दरख्त बनाने के लिए। ज़ारा दुरैत ने झुका उसकी सभी पेशानी पे गिरते हुए आंसू उस पे लब रखे थे। अलिया दुरैत ने मुस्कुराकर पास खड़े हुए मौत के फरिश्तों को देखा था। कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर सांसों वाली लाइन शायद सीधी होने जा रही थी। ज़ारा की रगों में खून मंजमद हुआ था। अलिया, प्लीज डोंट, तुम्हें जिंदा रहना है हर हालत में, तुम ये नहीं कर सकती मेरे साथ। अलिया की ऑक्सीजन मास्क के पीछे उकड़ती हुई सांसें देखते हुए उसने कहा था, और वालहाना उसके चेहरे पर अपना चेहरा टकाया था। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल अल हय्युल कय्यूम आयतुल कुर्सी पढ़ी थी उसने उसके कान के पास। या अल्लाह पाक हिफाजत फरमाना मेरी नन्ही जान की। ज़ारा, अमल ने आते हुए उसे देखते हुए पीछे से हाँ किया था। कहाँ थी तुम? रोते हुए उसे पूछा था। उसके साथ अंदर आते सनान का हलक कड़वा था। ज़रा दुरैत को से सलामा देखा। अमल, लिहा, उसने अलिया के बालुआ प्यार करते हुए कहा था। सनान, डॉक्टर को बुला। मॉनिटर स्क्रीन को देखकर अमल के रंग उड़े थे। उसी दौरान मायदा, सुभान, मायर, शमसा भी पहुंच चुके थे। सब होनकू की तरह ज़ारा को देख रहे थे। प्लीज आप बाहर जाएं। सुभान ने आगे बढ़कर नर्स को इशारा किया था कि उन्हें बाहर लेकर जाए, और खुद वो अलिया की तरफ बढ़ा था। उसने आगे बढ़कर उसके दिल को पंप किया था। मॉनिटर स्क्रीन पर सीधी और पीटेरी होती हुई लाइनें देखकर उसके हाथ कांप रहे थे। उसे फिर से पंप किया था दिल वाली जगह पर। 1 2 3। कोई उम्मीद नजर नहीं आई थी। सुबह ने फिर से आखिरी कोशिश की थी। 1 2 3। और तभी उसने लंबा सांस लिया था। हल्की सी पलकों में जनबिश हुई थी। सुबहान के चेहरे पर मुस्कान उभरे थे, गोया अभी जुदाई का वक्त नहीं आया था। उसने झुककर अलिया की पेशानी चूमी थी। वेलकम टू लाइफ, उसने जेरे लब दोहराया था। और फिर कुछ ट्रीटमेंट के बाद वो बाहर आया था। वो बाहर आया तो सब उसके सामने आए थे, तफकर अमेज चेहरे पर तासरात लिए हुए। ज़ारा उन्हें आई थी। ज़ारा नहीं आई थी, वो बस जेरे लब किसी कुरानी आयत का वेट करते हुए आंखें बांध के बेघर थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कदम पर आता उसके जन्म गया था, उसके सर पर हाथ रखा था। कौन सा जादू है तुम्हारे पास ज़ारा, कि तुम्हारे लम्स ने उसे जिंदगी बख्श दी? मौजज़ा हुआ, और उसकी सांसें लौट आईं। सुबह से जो मुश्किल में थी उसकी मुश्किल आसान हो गई। उसने नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। वो होले से मुस्कुराई थी। इमरजेंसी के दरवाजे की तरफ देखा। ज़ारा की पुकार पर कुन लिख दिया गया था। कुरानी आयात का विर्द रंग ले आया था। सच में कलाम पाक में वो ताकत है जो उम्मीदें पार लगाती है। वो ताकत है जो कुन की सुन लिखवा कर लाती है अर्शे बरी से। अमल भागते हुए सारा तक पहुंची थी और उसे गले लगाकर हिचकियों से रोए थे। तूफान आया था, आकर गुजर गया था। नहीं, तूफान आना था भी, और इस तूफान की जद से ना तो ज़ारा दुरैत ने बचना था और ना ही अमल दुरैत ने। मीटिंग से फारिग होकर वो सीधा फार्म हाउस आया था, 2 घंटे की बेचैनी काट कर। उसे पता है कि उसने ये 2 घंटे कैसे गुजारे थे, उसकी अपने इर्द गिर्द अपीयरनेस के बगैर। अब वो खुश था कि ज़ारा दुरैत के आसपास रहने वाला है। वो बालों में उंगलियां चलाते, सीढ़ी बजाते सीढ़ियां चढ़ता हुआ ज़ारा के कमरे की तरफ बढ़ा था। पिछले 2 घंटे वाली बेचैनी दूर कहीं जा सोए थे, और लबू पर बिलावजा मुस्कान ठहरे थे। रूह अजीब सरशारी में थी। एक अनचाही खुशी अंदर ही कहीं उमड़ रहे थे, और यह ऐसी खुशी थी जिसे अजान पहली बार मुतारफ हुआ था। फकीरा ने स्वर्ण करवाटर से चोर नजर से अजान हयात मल्ला को अंदर जाता हुआ देखा था। हक नवाज,
तूफान आ गया है, अब पता नहीं क्या होगा। खौफ के मारे उसकी टांगे कांप रही थी। ओए झलिए, बहादुर बंदी है ते डर दी क्यों है, जो होगा देखी जाएगी। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, अल्लाह साड़ी मदद करेगा। हाकिम नवाज ने उठकर खड़े होते हुए कहा था। किधर जा रहा है तो? फकीरों से बाहर जाता हुआ देखकर पूछने लगी। छोटे मलक साहब आवाजें देंगे तो मैं वहां ही जाता हूँ बाहर, उनको इंतजार पसंद नहीं है, कहते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ा था। वो जो कमरे का हैंडल घुमा कर अंदर गया था, उस कमरे में ना देखा उसके माथे पर बल पड़े थे। कुछ देर पहली वाली खुशी की जगह गुस्से ने ले ली थी। बाथरूम तक उसने चेक कर लिए थे, मगर वो कहीं पर ना थे। ज़ारा दुरेद, ज़ारा, 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 वो ऊंची ऊंची चिल्लाते हुए उसे आवाजें दे रहा था कि अचानक उसकी नजर खिड़की के टूटे शीशों पर पड़ी और खिड़की पर झूलते हुए उसके दुपट्टे को देखा था और पकड़कर अपने हाथ में लपेटा था। हक नवाज, हक नवाज, वो हलक के बाल वहीं पर खड़े खड़े चलाया था। ये जी छोटे मलक। हक नवाज हाथ बांधे कामती टांगों के साथ उसके सामने खड़ा था। ज़ारा कहाँ है? वो अपनी लाल अंगारा आंखें उस पर गाड़ते हुए बोला था। तो थोड़ी देर पहले ही छोटे मलक साहब फकीरा बेगम साहिबा को खाना खिलाकर दवाई खिलाकर सुलाकर गया। हक नवाज ने बात को संभालते हुए लंगड़ा झूठ बोला था। तो आप कहाँ है वो? 10 गार्ड्स बाहर खड़े हैं, 4 नौकर इस फार्म हाउस के अंदर हैं, और फिर भी वो तुम सबको चकमा देकर चले गए। मुझे नहीं पता था कि मैंने खुसरू की फौज पाली हुई है। उसे हक नवाज के पेट पर टांग मारते हुए कहा था। कहाँ है फकीरा? बुलाओ उसे। फकीरा, फकीरा, उसकी गरजदार आवाज ने पूरे फार्म हाउस गरज रहा था। जी छोटे। ज़ारा कहाँ है फकीरा? उसकी लजरती हुई टांगों को देखकर गरजा था। मैंने उन्हें सुला दिया था छोटे मलक साहब, मुझे नहीं। शट अप। तुम्हें बकवास की थी ना मैंने कि उसका ख्याल रखना, तुम क्यों हिली वहां से? फिर उसके पास से क्यों गए? उसकी बात काट का दारा था। बुलाओ गार्ड्स को अभी के अभी, उसने हक नवाज को हुक्म दिया था और कुछ देर में सारे गार्ड्स उसके सामने थे। क्या तुम लोगों में से किसी ने उसे बाहर जाता हुआ देखा? नहीं छोटे मलक, कोई भी फार्म हाउस से बाहर नहीं गया। गार्ड्स यक जुबान बढ़ते। कौन सा सस्ता नशा कर सोए थे तुम लोग, जो तुम सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो अजान हयात मलक की सिक्योरिटी को ठिंगा दिखाकर गई है। दफा हो जाओ सबके साथ, वरना बेमौत मारे जाओगे। वो घुराया था, उसके लहजे में शेर की चंगार थे। तुम दोनों यहीं पर रुको, उसने हक नवाज और फिकीरा को रोकते हुए कहा था। सच सच बताओ हक नवाज, तुमने तो नहीं उसे भागने में मदद की, तुम्हें उसकी हमदर्दी का बहार चढ़ रहा था। अजान ने लाल आंखों से उसको खोजते हुए कहा था। नहीं छोटे मलक, मुझे तो पता भी नहीं। हक नवाज ने साफ झूठ बोला था। अगर तुम दोनों का इस किस्से में कोई हाथ हुआ तो याद रखना, अपने हाथों से चमड़ी उधेड़ूंगा तुम दोनों की। वो गुस्से से उड़ाया था और फिर उसने हक नवाज की हमराई में फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारा था कि शायद ज़ारा फार्म हाउस में ही होके ही दुबकी बैठी हो, छुपी हुई, डर कर मारे। मगर वो होती तो नजर आती, वो किसी बुखलाए हुए जानवर की तरह अब फार्म हाउस की हर चीज तोड़ रहा था, उठा उठा कर फेंक रहा था। ज़ारा तुरे, तुम हर वो काम करती हो जिससे मुझे गुस्सा आए। मेरे अंदर के शैतान को तुम खुद जगाती हो। इस गुस्ताही का मतलब मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा कि याद रखोगे। तुमने इस सोए हुए शेर को ललकारा है जो अपने शिकार तक मिट्टू में पहुंचता है। वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था, गुस्से में पागल हो रहा था। खून में तुम्हारा तुम्हारी रगों से खुद पीऊंगा अब। खून मैं तुम्हारा तुम्हारी रगों से खुद पीऊंगा अब, लंगड़ी शेरनी, कहते हुए वो सोफे पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा था। सीसीटीवी फुटेज एकदम उसके सीने में जमाका हुआ था। उसने हक नवाज को देखा, गहरी मुस्कुराहट लेते। जाओ हक नवाज, मेरा लैपटॉप लेकर आओ, उसने हक नवाज को हुक्म दिया था। एक हक नवाज ही तो था जो साई की तरह उसके साथ रहता था, अदब से हाथ बांधे सर झुकाए। हक नवाज की बल्ला जाने के लैपटॉप पर क्या होने जा रहा है। वो अपनी मौत का परवाना अपने हाथों से उठाकर लाया था उस तक। ये ले छोटे मलक, उसने अजान को लैपटॉप पकड़ाया था। पानी पिला मुझे, उसने लैपटॉप ऑन करते हुए नया हुक्म सादर किया था। अरे ओ फकीरा, मलक साहब के लिए पानी ला, उसने फकीरा को कहा था। 2 मिनट में वो पानी लाई थी और अजान ने सीसीटीवी फुटेज 2 घंटे पहले की लगाकर ऑन किए थे। छोटे मलक साहब, फकीरा ने गिलास आगे बढ़ाया था और अजान ने गिलास पकड़कर लबों के साथ लगाया था। नजरें हौस लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। एक घूंट, दूसरा घूंट, तीसरा घूंट लेते उसका हलक कड़वा हुआ था और लैपटॉप पर चलता हुआ मंजर देखा। फकीरा गिलास वापस लेने के लिए अदब से सर झुकाए हुए खड़े थे। हक नवाज, अजान मलक के माथे पर पड़ते हुए बल देकर तसबस का शिकार हुआ था। ठक, अजान ने पूरी कुव्वत से
ग्लास जमीन पर मारा था और कांच का ग्लास खिड़कियों की शक्ल मिनटों में तैयार कर गया था। अब उसने गोद में पड़ा हुआ लैपटॉप हक नवाज की तरफ घुमाया था। देखो उसे फकीरा, हक नवाज, वो घुराया था। वो लैपटॉप पर चलता हुआ मंजर देखकर दोनों की जान लबों पर आई थी। तो तुम लोग कहते हो कि तुम दोनों उसकी मदद नहीं की, तो फिर ये क्या है? उसे चिंगारते हुए पूरी कुव्वत से लैपटॉप सामने दीवार पर मारा था और फकीरा और हक नवाज पूरी जान से अपनी जगह पर खड़े लड़ रहे थे। तुम दोनों जानते हो ना गद्दारी का अंजाम? उसने जेब से गन निकाल कर उसका लोड करते हुए गुस्से से कहा था। बको, कहाँ छोड़कर आए हो उसे? पूरी जान से उसने बूढ़े हक नवाज के पेट में घूंसे मारे थे और वह जमीन पर ढेर हुआ था। वो बहुत रो रही थी। छोटे मलक, उसने मुझे पापा कहा था, वो मुझे अपनी बेटी की तरह लगे थे। उसे पेट पर हाथ रखते हुए दर्द बर्दाश्त करते हुए कहा था। हक नवाज, मुझे बताओ उसे कहाँ छोड़कर आया, नहीं तो अगली बार मैं नहीं मेरी गन बोलेगी। मुझे तुमसे हमदर्दी नामा नहीं सुना, वो फिर से चिल्लाया था। हम नहीं जानते छोटे मलक, फकीरा ने लड़खड़ाता हुआ लहजा अपनाते हुए कहा। तुमसे पूछा मैंने? नमक हराम औरत, जिस तरह का नमक खाया उसे ही गद्दारी। उसे फकीरा के दमा में कान की बैक मारती और वो लहू लहान माथा लिए वहीं पर ढेर हुए थे। चल बता जल्दी। अजहान ने गन को हकनवाज के मुंह के अंदर घुसाया था और ट्रैगर पर हाथ रखा था। हकनवाज, मलकू से गद्दारी की सजा मौत है, मगर मैं तुम्हें अब भी नहीं मारूंगा। तुम्हारी बेगम साहिबा के सामने तुम्हारी जान लूंगा, ताकि उसे एहसास हो कि वो जिससे भी मदद लेगी उसका अंजाम मौत ही होगा और उसे फिर से ही समझ आएगा इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसकी जाए पनाह अजान हयात मलक है। उसे फ्लश काफ कहकर लगाते हुए कहा था। मुराद, मुराद। जी छोटे मलक, ले जाओ और बांधो इन दोनों को। ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले फौरन। वो हुक्म दे रहा था या चला रहा था, ये समझना मुमकिन नहीं था। छोटे मलक साहब, उनकी जान आप पर लाखों लड़कियां कुर्बान, मगर यतीम की आ ना ले। वो मजबूर बहुत पाक है। हक नवाज से हाथ जोड़ते हुए उसके पास पाँव पकड़ते हुए अपनी तकलीफ बुलाकर हा हा हा। नहीं यार, वो लाखों नहीं, बस एक चाहिए, और वो एक सारा दुरेज चाहिए, और वो यतीम ही चाहिए, और वो पाक ही चाहिए। अजान उसके पाँव के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा था। उसका लहजा किसी जिद्दी बच्चे की तरह हुआ था जो कह रहा हो कि यही करना चाहिए और अभी चाहिए। और हक नवाज, वो इससे सहरा भी कहो, जादू करनी है वो जादू कर दिया, मुझ पर क्या, फिर मेरे वफादारों पर, कि हर कोई उसके हक में नरमी करे। वो तलह लहजे में कहता वो उसे ठोकर मारता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा था। तुम्हें क्या हुआ है? वो मॉन्ट्रेस यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठी सैंडविच खा रही थी जब डेल्टन उसके पास आकर बैठा था, अफसूदा सा बुझा बुझा सा। नथिंग, ये तुम्हारे सोल्यूशंस, इनमें पूरी डिटेल से घर जाकर तसल्ली से पा लेना, और अगर कोई मसला हुआ तो पूछ लेना। डेल्टन ने थके विलाजे में कहा था। क्यों हल्कान कार्य खुद को? नशा को उसकी हालत देखकर दुख हुआ था। वो ऐसा तो कभी भी नहीं था। चोर, चंचल, शरारती। कहाँ मार का फेंका उसे? वो जो उसका सवाल इग्नोर करके जाने के लिए उठा था, उसको सवाल सुनकर चौंक कर उसको देखा था। किसे? उसने आम से लहजे में कहा था। डाल्टन को। उस डाल्टन को जो शोह था, शरारती था, जिसने मेरी नाक में दम किए रखा था, जिसने जमीनाई पर खोलता हुआ पानी फेंका था, इसीलिए उसने मुझे करंट लगाया था। वो डाल्टन कहाँ है जिसने बैनिस को लेनोना रोड से बाईसाइकिल रेस जितवाया थी, प्रिंसिपल की फ्रिज में वाइन की बोतल में पेट्रोल रख कर रखा था? कहाँ है वो डाल्टन? वो एक एक करके उसकी शरारतें मुस्कुराते हुए उसे याद करवा रही थी। क्यों मार रहे हो उसके लिए जिसे परवाह नहीं है तुम्हारी? नशा ने उसके सुनसान चेहरे को देते हुए कहा था। नशरा, डेथ इज नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस इन लाइफ, ग्रेटर लॉस इज व्हाट डाइज इनसाइड अस व्हाइल वी लाइव। और मैं अंदर से मर रहा हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। वो दूर जा रही है तो मुझे मोहब्बत सिखाकर, मुझे तोड़कर उसने मुझे खुद से नफरत करना भी सिखा दिया, मगर मैं नहीं कर पा रहा। मैं कहता हूँ कि मुझे उससे नफरत है। और दूसरे लम्हे वो जब रात को एबेक्स से मिलने गई थी तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे गया था। फिर उसकी पूरी डेट देखी, उसका डांस देखा, वो जो एबक की बाहों में बाहें डाल कर रही थी। मैं अंदर से तबाह हो रहा हूँ। वो करास कर रही है मुझे, मगर वो फिर कभी मुझे जिंदा नहीं कर पाएगी। एब उसके साथ चल रहा है, मगर मैं तुम्हें बता दूं नशरा, इस बार डाल्टन उससे नहीं बचाएगा। डाल्टन ने गहरे दुख से कहते हुए उसे हाथ हिलाकर बाइक का सिग्नल देते हुए कहा था, और वो चला गया था। बैनिस, अल्लाह तुम्हें अकल दे, तुमने हंसते मुस्कुराते इंसान को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मर जाओ तुम्हें। सच्चे इंसान की मोहब्बत को छोड़कर उससे घिसे हुए खुस्से को सर का ताज बनाने जा रही हो। उस गुस्से हुए खुसे को सर का ताज बनाने जा रही हो, शेजान की बोतल। नशा ने नफरत से जलते कुटते हुए बैनिस को दिल में 100 सलवतें सुनाए थे।
तुम ठीक हो ना? अम्मा ने उसको हुस्से लग करते हुए पूछा था। मैं ठीक नहीं हूँ अम्मल, वो जानवर है, वो हिचकियों से रोते हुए बता रही थी। सब ठीक हो जाएगा जी। अम्मा ने उसे लाड़ से पुकारा, अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए थे। कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो फिर से रोए थे। ज़ारा, तुम कैसे आई यहाँ तक? वो छोड़कर गया है क्या? तुम ठीक हो ना? मायता ने पूछा था। हकनवास अंकल और फकीरा आंटी ने हेल्प की है, उसके खास वफादार हैं। वो ना होते तो शायद आज अलिया हमसे बहुत दूर जा चुकी होती है। मैं यहाँ ना होती। अम्मल, वो शैतान है, उसके सीने में दिल नहीं है। वो बेहिस है, उसे किसी की तकलीफ, किसी के जीने से मरने से फर्क नहीं पड़ता। वो वो मार देगा हम सबको। हमें जाना होगा यहाँ से बहुत दूर। वो डर से कांपे थे। तुम जहां भी जाओगी वो तुम्हें ढूंढ लेगा सारा। वो आसान हयात मलक है, उसकी पहुंच जमीन की तहों और आसमानों तक है। सुबहान ने बेबसी से कहा था। सुबहान भाई, अब अलिया को डिस्चार्ज करते हम यहाँ से चले जाएंगे। ये ना हो वो ढूंढता हुआ मुझे यहाँ पर ही आ जाए। जार ने किसी अंदेशे के तहत हाथ में पकड़ा था और अमल का उसे अपने साथ उठाया था। माहिर, मायदा, सुबहान उसकी हालत जारा पर अफसुदा थे। उसकी हालतें ज़ारा पर अफसुदा थे। सनान के दिल को अजीब ठंडक मिल रही थी। बेटा, ऐसे चुप लेने से एक न दिन वो हमें ढूंढ निकालेगा। हालात का मुकाबला करना सीखो। शम्स साहब ने उसे सीने से लगाते हुए कहा था। बस अब हिम्मत नहीं है और मुकाबला करने की। हिम्मत होगी मैं अब खत्म हो गई है मैं अब। अंकल उनकी शफकत से नडाल हुए थे। अभी फिलहाल ज़ारा, हमें तुम्हें सेफ साइड पहुंचाना है, क्योंकि हम अभी यही शो करवाएंगे कि तुम हम तक नहीं पहुंची। माहिर ने सजेशन दी थी। बिल्कुल ठीक कह रही है माहिर, तुम्हारा आसान से छुपना ज्यादा जरूरी है, बाकी हम संभालेंगे। सुबह ने भी माहिर की हाँ में हाँ मिलाती है। मगर हम हमारे में से किसी के घर में भी उसको नहीं रह सकते। हमारे घरों तक उसकी रसाई आसानी से मुमकिन है। शम्स साहब ने कहा था। फिर बाबा ये कहाँ जाएगी? मायदा को फिक्र हुए थे। मुनीब अंकल। ज़ारा मुनीब अंकल की तरफ जाएगी। सुबह ने हल बताया था। मैं अलिया और अमर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसे जो करना है करे। उसे चकराते हुए सर से कहा था। बेवकूफ मत बनो ज़ारा, तुम उन लोगों की पावर को नहीं जानती। सुबह ने समझाना चाहा था। जानती उसकी पावर। मुझ पर जमीन तंग कर चुका है, मेरी सांसें तंग कर चुका है, मेरी दुनिया उजाड़ चुका है वो शैतान। वो रोते हुए चिल्लाई थी और चकराकर फिर से बेहोश हुई थी। ज़ारा उठो, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? अमल ने उठाने की कोशिश की थी और सुबह ने आगे बढ़कर उसे चेक किया था। स्ट्रेस की वजह से है। माहिर, मैं तुम्हें मनीम अंकल का एड्रेस लिख कर देता हूँ। ज़ारा को वहां तक पहुंचा आओ जा और उसकी मेडिसिन भी देता हूँ। अभी ये बेहोश है तो आराम से तुम उसे लेकर जा सकती हो, होश में आ गई तो नहीं जाएगी। सुबह ने कहते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकालकर माहिर को एड्रेस सेंड किया था। मैं भी चलता हूँ साथ। सनान इस सारे वक्त में अब बोला था, वो भी अपने मतलब के लिए कि इस तरह वो घर देख लेगा और आसान को बता देगा। नहीं माहिर और मैं चले जाएंगे, तुम अमल के पास रहो, शी नीड्स यू। मायदा ने मुंह बनाते हुए कहा था और ज़ारा की तरह उसे भी सनान कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए उसकी अफवाह को रिजेक्ट किया था। ओके एज यू लाइक। सनान ने बुरा सा मुंह बनाया था मायदा की बात पर। पता था मैं ढूंढ ही लूंगा मायदा, उसने दिल में सोचा था। माहिर और मायदा ज़ारा को लेकर गए थे और सुबह ओपीडी गया था अपने बाकी पेशेंट्स को देखने। अंकल आप घर जाएं, रेस्ट करें, रात काफी हो गई है। अम्मा ने शम्स साहब से कहा था। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, बल्कि तुम ऐसा करो घर चले जाओ, हम सब हैं अलिया के पास। उन्होंने उसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा था। नहीं, मैं उसको छोड़कर नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं, आप थक गए हैं, यू नीड रेस्ट। वैसे भी थोड़ी देर तक मायदा और माहिर भाई आ जाएंगे। ये ठीक है अंकल, कुछ परेशानी होगी तो हम बुला लेंगे आपको, आप रेस्ट करें कर जाकर। सना ने कहा था। ओके ठीक है, पर ध्यान रखना बेटा। वो दोनों को अल्लाह की अमान में देकर वापसी के लिए गए थे। सनान तुम भी चले जाओ, रात हो गई है काफी, सुबह आ जाना, अम्मा ने कहा था। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं खाओगी? सना ने पूछा था। नहीं मुझे नहीं खाना कुछ, उसने साफ इनकार किया था। तुम बैठो मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? आता हूँ कहते वो कैंटी की तरफ बढ़ा था उसके लिए कुछ लेने। अपनी झूठी केयर भी तो दिखानी थी। अम्मल घर चले जाओ, सुबहान के पास बैठते हुए कहा था। नहीं जा सकती सुबहान भाई, सब कहाँ गए? सुबहान ने पूछा था। अंकल को घर भिजवा दिया है और सुनान यहीं आई इधर। ज़ारा कहाँ है? अजान ने इन दोनों के सामने आते हुए कहा था। ये तो तुम बताओ हमें अजान हयात मलक कि मेरी बहन कहाँ है? अजान को देखकर सुबहान का दिमाग खोल उठा था। हाँ 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 मकारी, वो भी मेरे साथ। वो हंसा और हंसता चला गया था। बख्श दो, छोड़ दो हमारे जान। अम्मा ने चलाते हुए उसके आगे हाथ जोड़े थे। अम्मल दुरेर, माशाल्लाह,
پیاری ہو مگر ذرا دیر سے کم، اسے آنکھ میل کرتے ہوئے کہا تھا۔ بولا مراد۔ اپنے ہاتھ کارندے کو اپنے پاس آتا ہوا دیکھ کر اذہان نے پوچھا، چھوٹے ملا صاحب وہ ہاسپٹل میں کہیں بھی نہیں ہے؟ ہوگی تو ملے گی نا؟ سبحان نے کہا، ہے تو وہ یہیں تم لوگوں کے پاس، ڈھونڈ تو نکالوں گا میں اسے اپنے طریقے سے۔ سنا ہے کسی اپنے بہت خاص کی تکلیف پر ذرا دیر مرنے کو بھی تیار ہوتی ہے، تو چلو پھر ٹرائی کرتے ہیں۔ اذہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اٹھاؤ اسے اور گاڑی میں ڈالو۔ اذہان نے عملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مراد سے کہا تھا، بکواس بند کرو اپنی، تم یہ نہیں کر سکتے، میں سب کو اکٹھا کر لوں گا، تم بچ کر نہیں جا سکو گے۔ سبحان چلایا تھا، کر کے دیکھ لو، اور ہاں کل میرا اور عمل کا نکاح نامہ ذرا درد کو لازمی دکھانا، بھجوا دوں گا میں۔ مجھ سے جان چھڑوانے کی گستاخی اسے بہت ہی مہنگے پڑنے والی ہے۔ کہا تھا میں نے اسے کہ میرے بارے میں سوچو اور کسی کے بارے میں نہیں، مگر اس نے جو کیا ہے اس کا کیا اس کی بہن بھگتے گی۔ آج ہی اس کی بہن سے نکاح کروں گا میں۔ اذان نے ہنستے ہوئے کہا تھا، چھوڑو مجھے۔ اما نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتا اور زبان کو چھڑوانے کے لیے لپکا تھا کہ اس کے کارندے نے اس کے سر پر گن مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا اور وہ لڑ کر زمین بوس ہوا تھا۔ حیرت انگیز طور پر جہاں سے وہ گزرے تھے یا جہاں وہ سبحان سے اور عمل سے الجھ رہا تھا، صرف ایک دو لوگ تھے، یا شاید رات کے 2 بجے ہاسپٹل کچھ زیادہ سنسان تھا اور دور کھڑا سنان یہ سارا تماشا بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ عمل کو بڑی راز داری سے وہ ہاسپٹل سے باہر نکال کر گاڑی میں بٹھا چکے تھے، منہ پر ٹیپ لگا دی گئی تھی اس کے، وہ بس اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔